डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, सबसे पहला क्वेश्चन याद रखें, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का किस वैज्ञानिक ने दिया था, ये मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया था? वाटसन एंड क्रिक, बहुत फेमस है वाटसन और क्रिक। कब दिया था? 1953 में, ये भी याद रखें, ठीक है, ईयर के साथ। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा अगर आएगा तो। अब आ जाओ, डीएनए को आप सब लोगों ने किताब में देखा होगा, उसका डायग्राम, या मैं एक डायग्राम को बनाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा देखो, इसमें थोड़ा सा क्या होता है, आपको हेलिक्स पे चलना पड़ता है, हेलिक्स के अकॉर्डिंग। ओहो, ये रहा डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके का रहता है, ठीक है। इतना अच्छा नहीं बना है लेकिन फिर भी काम चल जाएगा अपना। अब देखो समझते जाओ, इसमें आप साफ साफ देख सकते हो, यहाँ पर दो स्ट्रैंड आपको दिख रही हैं। कितनी? दो। एक पहली स्ट्रैंड है ये, और ये आपकी दूसरी स्ट्रैंड। दो स्ट्रैंड आपको नजर आ रही है, मतलब दो धागे आपको, दो चेन नजर आ रही हैं आपको यहाँ पर। तो डबल हेलिक्स मॉडल का सबसे पहला पॉइंट कि डीएनए जो होता है वो 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड का बना होता है। मतलब ये जो स्ट्रैंड है वो कैसी इकाई की बनी है? पॉली न्यूक्लियोटाइड की। अब ये शब्द आ गया ना, न्यूक्लियोटाइड, और पॉली का मतलब क्या होता है? दो से ज़्यादा। जहाँ पर दो से ज़्यादा या दो से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड होंगे उसे बोलेंगे पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो पहले तो आप देखो न्यूक्लियोटाइड। अब अपने पास वही 3 चीज़ें हैं, शुगर, फॉस्फेट। देखो शुगर का मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ आपको। ये रहा ऑक्सीजन, कार्बन, 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 कार्बन और कार्बन, ठीक है। बस नंबरिंग यहाँ पर आप ध्यान रखना 1 2 3 4 और 5 कार्बन होते हैं। फॉस्फेट को अपन यहाँ पर P से लिखेंगे, और 4 नाइट्रोजनस बेस है अपने पास, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। यूरेसिल तो डीएनए के अंदर होता ही नहीं है, ठीक। शुगर तो अपने पास ये रहा। अब अपन को एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनाओगे? अपने पास 3 चीज़ें हैं, शुगर है, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट को अपन केवल P से लिखेंगे, और 4 नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ठीक। एक बनाओ डीएनए का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक न्यूक्लियोटाइड बनाना पड़ेगा। पहले तो हमें ये शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस को आपस में जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ से आप ध्यान रखना, फॉस्फेट ग्रुप जो होता है ना, वो हमेशा 5वें कार्बन पे जुड़ता है। फॉस्फेट ग्रुप हमेशा कहाँ जुड़ेगा? 5वें कार्बन पर, हमेशा याद रखना। फॉस्फेट ग्रुप शुगर के कौन से कार्बन पर जुड़ता है? 5वें कार्बन पर। नाइट्रोजनस बेस जो है वो हमेशा शुगर के पहले कार्बन पर जुड़ते हैं। कोई भी एक ले लो, यहाँ से मान लो एडेनिन ले लेते हैं, ठीक है, ये एडेनिन हमने ले लिया। फॉस्फेट ग्रुप भी हो गया, शुगर भी हो गया और नाइट्रोजनस बेस भी हो गया। तो जब फॉस्फेट ग्रुप प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस आपस में मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। मतलब ये क्या बन गया? एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो अभी तो एक बनाए, एक और बना लेते हैं, चलो एक क्या 3 बना लेते हैं, चलो थोड़ा आसानी हो जाएगी समझने में। एक ये रहा, वही चीज़, कलरिंग 1 2 3 4, और यहाँ पर आएगा अपना 5वां कार्बन, ठीक। यहाँ पर मान लो आप जोड़ दो, ये तो रहा फॉस्फेट। यहाँ पर मान लो आप ले लो कोई थाइमिन ले लो, चलो ठीक है। यहाँ पर आपने क्या ले लिया? थाइमिन ले लिया। ये एक और न्यूक्लियोटाइड बन गया। एक और न्यूक्लियोटाइड बनाओ, चलो ये अपने एक और न्यूक्लियोटाइड बनाया।
ये 1 2 3 4 और 5 कार्बन बनेंगे आपके यहाँ पर। ठीक है, 5वें कार्बन पर क्या रहेगा आपका फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, और पहले कार्बन पर यहाँ पर मान लो आप ले लो ग्वानिन ले लो। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे। यहाँ पर हमने क्या किया है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक स्ट्रैंड है। अभी तो हमने न्यूक्लियोटाइड बनाए हैं, अब इन न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ो, तभी तो इनकी एक लड़ी बनेगी, एक चेन बनेगी। तो इनको आपस में जोड़ोगे कैसे, उस चीज़ को देखो। ये वाला, ये तो पहला हो गया अपना सबसे। देखो अपन को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों के अंदर जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है। डीएनए भी दो प्रकार का होता है, एक लीनियर और एक होता है सर्कुलर। एक होता है लीनियर, एक होता है ऐसा गोल, और एक होता है ऐसा सर्कुलर, इस तरह का। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये कैसा है, लीनियर है। लीनियर का मतलब इसके दो छोर होंगे। भाई लीनियर मतलब एक धागा है, कहीं ना कहीं तो उसके दो छोर होंगे, एक छोर इस तरफ होगा, एक छोर इस तरफ होगा। ठीक है, सर्कुलर मतलब जिसका कोई छोर ना हो, गोल हो पूरा। तो हम लोगों के अंदर यूकैरियोट्स जो होते हैं ना, उनके अंदर डीएनए कैसा होता है, लीनियर होता है। प्लांट के अंदर डीएनए कैसा होता है, लीनियर होता है, इस तरह का होता है। हम इसकी बात कर रहे हैं, ये कैसा है, लीनियर है, इसके दो कोई छोर होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रैंड बना रहे हैं, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन बना रहे हैं। तो जब चेन बनाएंगे तो उसके चेन के भी दो छोर होंगे, कहीं ना कहीं तो वो चेन खत्म होगी। तो एक छोर ऊपर वाला, एक छोर नीचे वाला। मान लो हमने ये 3 न्यूक्लियोटाइड इनकी एक चेन बनानी है, तो ये सबसे ऊपर वाला हो गया, उसके नीचे ये है। इनको आपस में जोड़ोगे कैसे, ये जो फॉस्फेट ग्रुप होगा, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट ग्रुप होगा, वो पहले न्यूक्लियोटाइड से उसके तीसरे कार्बन पर जाके जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा, तीसरे कार्बन पर। फिर तीसरा वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसका फॉस्फेट ग्रुप दूसरे वाले शुगर के 3rd कार्बन पर जुड़ेगा। इसके नीचे अगर कोई और न्यूक्लियोटाइड है तो उसका फॉस्फेट ग्रुप इसके कार्बन पर जुड़ेगा। ठीक है, उसके नीचे अगर कोई और न्यूक्लियोटाइड है तो उसका फॉस्फेट ग्रुप उसके तीसरे कार्बन पर जुड़ेगा। इस तरह से ये चेन आपस में जुड़ती है। मतलब ऊपर जहां कहीं पर भी जो खत्म होगी चेन, वहां पर सबसे फ्री एंड कौन सा रहेगा आपका, ये 5वां। और नीचे कहीं पर भी ये चेन खत्म होगी, वहां पर फ्री एंड कौन सा रहेगा, तीसरा। इसलिए ऊपर वाला जो छोर है जहां पर 5वां कार्बन है उसको 5' कह देते हैं, और जो नीचे वाला जहां पर तीसरा कार्बन रहेगा, फ्री रहेगा, वो उसको 3' कह देते हैं। मतलब इस दोनों स्ट्रैंड में से कोई भी एक स्ट्रैंड जो है वो 5' वाली होगी, और कोई एक स्ट्रैंड जो है वो 3' वाली होगी। बात समझ में आ गई। ठीक, अब ऐसी ही, ये तो हमने क्या किया, अभी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनी है हमारे पास, कितनी होनी चाहिए, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होनी चाहिए। मतलब एक ऐसी ही चेन अपन यहाँ बनाएंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है। प्यूरिन जो होता है ना, वो हमेशा पिरिमिडिन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। मतलब प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन के साथ ही पेयरिंग करेगा। प्यूरिन में 2 होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन में भी यहाँ पर डीएनए के अंदर 2 होते हैं, थाइमिन और साइटोसिन। एडेनिन जो होता है वो थाइमिन के साथ जुड़ता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ जुड़ता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब आप कहोगे कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, ये भी एक बड़ी समस्या है। वह हाइड्रोजन बॉन्ड आपको सिखाओ। देखो छोटी सी बात समझ लो, हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन कोई बॉन्ड बना रहा है जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। 3 एलिमेंट होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जब इन तीनों के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जैसे कि OH में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, NH में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रोजन किसी तीसरे नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। बात समझ में आ रही है। जब कोई हाइड्रोजन किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हो, जैसे कि NH के साथ, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। OH में हाइड्रोजन है, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। किसके साथ बनाएगा, किसी दूसरे नाइट्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ, ये भी किसी दूसरे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ। बात समझ में आ गई। ऐसी ही एक चेन यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना, वो मजबूत तभी होते हैं जब वो स्ट्रेट लाइन में बनते हैं, जब वो सीधे बनते हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर ऐसी चेन है, एक ऐसी ही चेन में अगर यहाँ बना दूँ, मान लो कि ये मैंने एक ऐसी ही चेन बना दी, इसका मुंह किस तरफ रहेगा, इधर ही रहेगा। ये अपनी कैसी चेन बन रही है, ये ऐसी बन रही है। ऐसी चेन में अगर मैं वहाँ बना दूँ तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, अब देखो यहाँ पर मान लो ये एडेनिन है, तो इसकी जस्ट आगे क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या होगा, थाइमिन होगा। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन और थाइमिन के बीच में बनेंगे, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड को यहाँ से उधर जाना पड़ेगा घूम के, जो कि स्ट्रेट हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड को कैसा बनना चाहिए, बिल्कुल सीधा, ऐसा नहीं कि ऐसे घूम के उधर जाके। हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन वाला। तो स्ट्रेट लाइन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए ये जो चेन है ना वो बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। ये T जो है ना वो इधर आ जाता है।
इसको सबसे और अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं, एक प्लेन पेपर पर आप ये वाली स्ट्रैंड बना लेना, ऐसी ही सेम टू सेम आप ऐसी एक स्ट्रैंड ड्रॉ करना और उस स्ट्रैंड को, उस पेपर को बनाकर अपने मिरर के आगे देखना, आईने के आगे उसको देखना। आईने के अंदर जो आपको इमेज दिखेगी ना, इसकी अपोजिट दिखेगी बिल्कुल आईने के अंदर, वही यहाँ पर होती है। बिल्कुल उल्टा हो जाता है, जब ये जो स्ट्रैंड पलटेगी ना, पलटने के साथ साथ रिवर्स भी होती है, मतलब ये ऐसी हो जाएगी। अब ऑक्सीजन हो जाएगा नीचे, ये इस तरह से आपकी ये स्ट्रैंड जो है वो हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा आपका पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और ये आपका पांचवा कार्बन। इस तरह से आपकी स्ट्रैंड बनेगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी यहाँ पर। बात समझ में आ गई? यानी कि इस पहले कार्बन पर होगा क्या, थाइमिन, तो ये थाइमिन के बीच में बन जाएगा क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही यहाँ पर जो शुगर मॉलिक्यूल होगा, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, यहाँ पर पांचवा कार्बन होगा। यहाँ पर जुड़ेगा क्या, फॉस्फेट, ये फॉस्फेट तीसरे से जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी जुड़ेगा फॉस्फेट, वो फॉस्फेट किसी तीसरे कार्बन से जुड़ जाएगा, 3, 4 और ये पांचवा, ये पहला और दूसरा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी, तो 3 कार्बन से 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है अपना टी है तो यहाँ पर हो जाएगा अपना ए, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। इस तरह से ये दोनों चेन आपस में जुड़ जाती हैं और एक डीएनए का स्ट्रक्चर, एक डीएनए का रूप ले लेती हैं। अब यहाँ पर आपको क्लियर नजर आ रहा है कि ये चेन जहाँ कहीं भी खत्म होगी वहाँ पर ऊपर क्या दिख रहा है आपको, 3 यहाँ पर ये कहीं पर भी खत्म होगी वहाँ पर नीचे क्या दिख रहा है अपन को, 5 मतलब एक चेन जो कि 5 यहाँ पर क्या था 5 तो वहाँ पर अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया। मतलब ये 5 है तो इसके अपोजिट में क्या होगा, 3, यहाँ पर क्या होगा, 5। ऐसी स्ट्रैंड को हम कहते हैं एंटी पैरेलल, उसे हम क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल। मतलब ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो आपस में कैसी हैं, एंटी पैरेलल है। क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि एंटी पैरेलल क्यों है। ये एंटी पैरेलल होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड को मजबूती मिल रही है और जिसकी वजह से डीएनए को स्टेबिलिटी मिलती है। ये एंटी पैरेलल क्या करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, मजबूत करता है। ठीक, एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, इनके बीच का जो डायमीटर होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम का, ये जो आप डायमीटर देख रहे हो ना, ये डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम का, ये आप याद रखें। 2 बेसेस के बीच में, एक बेस ये हो गया, दूसरा आपका बेस ये हो गया, सॉरी, या तो ये वाला बेस का हो या ये, इन दोनों के बीच में जो दूरी होती है ना वो 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। मतलब इन दोनों के बीच में जो दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। पता है ना आपको 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के। तो ये 3.4 एंगस्ट्रॉम हो गया। ठीक, यहाँ से आप देखेंगे ये और ये पूरी एक हेलिक्स है, इसको क्या बोलते हैं, एक सिंगल हेलिक्स। ये क्या हो गई आपकी हेलिक्स। तो कभी कभी बोले तो हेलिक्स की लेंथ कितनी होती है, एक हेलिक्स के अंदर टोटल 10 बेस पेयर होते हैं। एक बेस, 2 बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4, तो 10 के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 34 एंगस्ट्रॉम। ये दूरी कितनी हो गई, 34 एंगस्ट्रॉम की। समझ में आ गया। एक तो ये छोटा वाला ग्रुप होता है, इसको माइनर ग्रुप, मतलब जो गहराई जो रहती है वो हल्की है। एक में काफ़ी ज़्यादा अंदर को रहता है, इसको मेजर ग्रुप बोलते हैं। ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस ऐसे ही बता दिया आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड 2 होती हैं, दोनों ही एंटी पैरेलल होती हैं। तो क्यों होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी मिले हाइड्रोजन बॉन्ड को। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम, 2 बेस के बीच में स्पेस 3.4 एंगस्ट्रॉम, एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर 10 और डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया आपका डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है भाई, मिटा दें। अब आ जाओ आरएनए। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड समझ में आ गया। न्यूक्लियोसाइड मतलब जब केवल शुगर और बेस जुड़े हैं तो न्यूक्लियोसाइड है, और जब फॉस्फेट, शुगर और न्यूक्लियोटाइड तीनों जुड़ जाएं तो वो न्यूक्लियोटाइड, सॉरी नाइट्रोजनस बेस तीनों जुड़ जाएं तो वो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है। अब बात करते हैं आरएनए की। आरएनए क्या बोलते हैं इसको, राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर थाइमिन से
थायमिन की जगह यहाँ पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, थायमिन की जगह यूरेसिल। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड। टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल होता है जिसकी खोज की थी फ्रैंकल एंड कॉन्ट्रैक्ट ने 1957 के अंदर। 3 प्रकार का होता है, आरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए और तीसरा होता है एमआरएनए। ठीक, सबसे ज़्यादा जो है वो आपका आरएनए होता है 80%, उसके बाद सेकंड नंबर पे होता है 15 से 20% और ये होता है आपका 5 से 5%। ठीक है, सबसे कम कौन सा है आपका एमआरएनए है। ये जो आरएनए है ना, यही सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। कहाँ पाया जाता है ये, राइबोसोम के अंदर, इसलिए तो इसको आरएनए कहते हैं। इसका काम क्या होता है, टीआरएनए और एमआरएनए को आपस में जोड़ के रखना। जब प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो ये टीआरएनए और प्लस एमआरएनए को आपस में जोड़ता है राइबोसोम के साथ, आरआरएनए। दूसरा है आपका टीआरएनए। टीआरएनए का पूरा नाम ट्रांसफर आरएनए, जैसे आरआरएनए का पूरा नाम क्या था, राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि राइबोसोम के अंदर पाया जाता है। ये 15 से 20% है। इसका काम क्या है, ट्रांसफर आरएनए। ये सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए है, सबसे छोटा आरएनए है, ये आप याद रखें। ठीक है, इसको सॉल्युबल आरएनए भी कहा जाता है, ये पॉइंट भी आप याद रखें। इसका काम क्या है, इसका काम है अमाइनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाना, टू ट्रांसफर। अभी क्या चीज़ें अमाइनो एसिड को क्यों वहाँ पहुंचा रहा है, अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, टू राइबोसोम, जिससे प्रोटीन बन सके राइबोसोम पर। ठीक है, उसके बाद आ जाओ एमआरएनए। एमआरएनए सबसे कम क्वांटिटी में पाया जाता है, आपका 5% ही होता है। इसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए। इसको क्या कहते हैं, मैसेंजर आरएनए। ये एमआरएनए बनता कैसे है, ट्रांसक्रिप्शन की मदद से बनता है। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में एमआरएनए बनता है। इस एमआरएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाई जाती है, किसके फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ कोडॉन। कोडॉन के फॉर्म में एमआरएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। मतलब जो कोडॉन वाली बात जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, एमआरएनए के पास है। इसी एमआरएनए के पास प्रोटीन की इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा प्रोटीन बनना है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन किसके पास रहती है, इसी एमआरएनए के पास, जो कहाँ से लेके आता है, डीएनए से। कैसे बनता है, ट्रांसक्रिप्शन से। अभी इन सब चीज़ों को अपन बहुत अच्छे से समझ लेंगे जब अपन ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर से। ये तो बात की अपन ने 3 प्रकार के होते हैं आरएनए।